गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी दोपहर का नमस्कार। जो लोग जुड़ चुके हैं क्लास में या जो अब जुड़ने वाले हैं, ठीक है। लंच के बाद नींद बहुत आता है राहुल। आता तो मुझे भी है राहुल। बताओ मैं क्या करूं। चलो आज सब जहां जहां बैठे वहीं सोते हैं, पढ़ाई छोड़ते हैं। ठीक है। हम लोग पिछले क्लास में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पे बातचीत कर रहे थे। तीन चरणों में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद क्या है ये आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था। पहले चरण में शुरुआत क्यों होती है, तीव्रता क्यों आती है, इसके भी 5-7 कारण आपको बता दिए गए थे। ठीक है। और फिर घटनाक्रम में हम आ गए थे पहले फेज में। और जब हम घटनाक्रम की बात कर रहे थे, उसी क्रम में हम लोगों ने बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, मद्रास, पंजाब और उड़ीसा, इन सब जगहों से संबंधित कुछ न कुछ उदाहरण घटनाक्रम की बात हमने की थी। ठीक। जब मैंने चार्ट बताया था तो ये तो भारत से संबंधित आपके घटनाक्रम हो गए हैं ना। भारत के लोग क्रांतिकारी गतिविधियां भारत से बाहर भी संचालित कर रहे थे। भारत से बाहर जब हम बात करेंगे, है ना, तो शुरू में हमने कहा था तीन अलग अलग दो हिस्सों में बांट देंगे। एक हम देखेंगे ब्रिटेन में और फ्रांस और जर्मनी, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं गदर आंदोलन। ये स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था। आप इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने हैं। अभी हम लोग ये स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे। इस पे भी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की विशेषता क्या थी, इसका योगदान क्या था, हमारा ये वाला टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे इसके बाद। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं जहाँ घटनाक्रम थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में मैंने क्या बताया था, कुछ संस्था होगी, या आप कुछ अखबार पत्रिकाएं होंगी, कुछ अधिकारियों की हत्याओं की कोशिश की जाएगी, लोगों को जोड़ा जाएगा। यही सब तौर तरीके हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रमुख घटनाओं पे हम नजर रखते हैं। यहाँ पे ऐसा किया जाता है। अब आप उसी में शीर्षक दे देंगे, आगे लिखेंगे भारत से बाहर। ठीक है। भारत से बाहर, और उसमें लिखेंगे आप ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। ब्रिटेन में, ब्रिटेन में एक प्रमुख नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। ब्रिटेन में एक प्रमुख नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इन्होंने एक संस्था बनाई थी लंदन में, भारत स्वशासन समिति। और एक पत्रिका निकालते थे ये, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। और एक पत्रिका निकालते थे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है। ये सारी गतिविधियां जहां से संचालित होती थी ब्रिटेन में या लंदन में, लंदन में जिस जगह से संचालित हो रही थी ये सारी गतिविधियां, उस जगह को कहा जाता था इंडिया हाउस। जिस जगह से सारी गतिविधियां संचालित होती थी उस जगह को कहा जाता था इंडिया हाउस।
भारत स्वशासन समिति, इंडियन सोशोलॉजिस्ट, और उस जगह को कहा जाता था इंडिया हाउस। श्याम जी कृष्ण। और इंडिया हाउस से जुड़े हुए अन्य क्रांतिकारी में नाम आता है लाला हरदयाल का भी। लाला हरदयाल, वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, वीडी सावरकर, मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल, वीडी सावरकर, एक नाम लिख लेंगे आप, मदन लाल ढींगरा। ढींगरा ने करजन वायली नामक अधिकारी की हत्या की थी, और करजन वायली इंडिया ऑफिस के अधिकारी थे। ये इंडिया ऑफिस के अधिकारी थे। ठीक है, ये डर जाते हैं, अचानक से आवाज आती है। ठीक है, मदन लाल ढींगरा के सामने लिखा हुआ है करजन वायली की हत्या। करजन वायली इंडिया ऑफिस के अधिकारी थे। जितना जितना मैं बोल रहा हूँ लिखिए, फिर मैं सब समझा दूंगा आपको। ठीक है, इंडिया हाउस से जुड़े हुए कौन कौन क्रांतिकारी हो गए? और लाला हरदयाल, वीडी सावरकर और मदन लाल ढींगरा। ढींगरा ने क्या किया था? करजन वायली की हत्या की थी, इंडिया ऑफिस। आपको याद होगा 1858 का अधिनियम, 1858 के अधिनियम में भारत सचिव और भारत परिषद ये सारे पद किए गए थे। प्रशासन जहां से चलता था उस जगह को कहा जाता था इंडिया ऑफिस। ब्रिटेन में भारत के लिए जहां से प्रशासन किया जाता था ब्रिटेन से, उस जगह को क्या कहते थे? वहीं के एक बड़े अधिकारी थे करजन वायली। मदन लाल ढींगरा ने उनका विकेट निकाल लिया था। ये भी 1909 या 1910 की ही घटना है। ठीक, करजन वायली की हत्या। कहा जाता है मदन लाल ढींगरा पर भी वीडी सावरकर का प्रभाव। पैरेलल दो घटना हो गई, 1909 में नासिक में जैक्सन की हत्या और 1910 में करजन वायली की हत्या। पैरेलल दोनों घटनाओं के तार कहीं ना कहीं वीडी सावरकर से जुड़ रहे थे, कि मदन लाल ढींगरा भी पढ़ने गए थे वहां पे। ठीक है, संपर्क में आ गए यहाँ पे, और इन लोगों ने फिर देश वाली बात तो चली रही थी, उस समय गुलामी वाली बात थी। अब चूंकि लंदन में किसी अधिकारी की हत्या, फिर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खबर चर्चा का विषय बन जाता। ठीक है, तो ब्रिटेन में ऐसे करके ये सारी गतिविधियां चल रही थी। तो इंडिया हाउस, किसी को मदद चाहिए, स्टूडेंट को, किसी क्रांतिकारी को, सब यहाँ आते थे इंडिया हाउस। ये उतने उदार व्यक्ति थे, इन्होंने जो भी पैसा कमाया सब राष्ट्र समाज निर्माण में इन्होंने भी लगा दिया। श्याम जी कृष्ण वर्मा। किसी को मदद चाहिए, रुकना हो, पढ़ना हो, पढ़ने वाले लोगों की भी मदद करते थे। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो, उनकी भी मदद करते थे। सेंटर था, तो उस जगह को कहते थे इंडिया हाउस, और जहां से प्रशासन चलता था उसको कहते थे इंडिया ऑफिस। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं? पहले फेज की बात कर रहे हैं हम। तो ब्रिटेन में भी भारतीय क्रांतिकारी सक्रिय हैं। इसी जगह पे वीडी सावरकर ने 1857 वाली किताब लिखी थी, द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जब वो पढ़ने गए थे वहां पे, तो ब्रिटिश सरकार ने उसको बैन कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक, ये घटना हो गई आपकी लंदन या ब्रिटेन की। ठीक है, इसी में लिखें आप। अगला फ्रांस के बारे में लिख लें या पेरिस के बारे में।
पेरिस में एक सक्रिय क्रांतिकारी हैं। सक्रिय क्रांतिकारी है मैडम भीकाजी कामा। एक सक्रिय क्रांतिकारी है मैडम भीकाजी कामा। ठीक है। ये वंदे मातरम नामक पत्रिका निकालती थी। ठीक। पत्रिका निकालती थी। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में, जगह का नाम है स्टुटगार्ड, जर्मनी के स्टुटगार्ड में कॉमिंटर्न की बैठक में भाग लिया था। कॉमिंटर्न की बैठक में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। और भारत के स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में एक झंडा फहराया था। भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में एक झंडा, फ्लैग फहराया था। ठीक है, फ्लैग। तो मैडम भीकाजी कामा, है ना। और क्रांतिकारी जो थे इन्हें सम्मान से मां कहकर संबोधित करते थे। जितने भी भारतीय क्रांतिकारी थे इन्हें सम्मान से, रेस्पेक्ट में मां कहकर संबोधित करते थे, मैडम भीकाजी कामा को। और मैडम भीकाजी कामा जो हैं ये दादा भाई नौरोजी की सचिव भी रह चुकी थी लंदन में। ये दादा भाई नौरोजी की सचिव भी रह चुकी थी लंदन में। ठीक है। पहले वाले शुरुआती दौर में सचिव भी रह चुकी थी, जब वहाँ उनका ऑफिस वगैरह था, संसद सदस्य के तौर पे थे, तो उस समय। फिर बाद में क्रांतिकारी रास्ते पे आ गई हैं। क्रांतिकारी ने माँ कहते थे। और कॉमिंटर्न हो गया ना, मार्क्सवादियों का संगठन है ये, इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे हम। तो कॉमिंटर्न का मतलब है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, शॉर्ट फॉर्म होता है उसका। किताबों में कॉमिंटर्न नाम से ही मिलेगा आपको। मार्क्सवादियों का संगठन है। तो भारत को रिप्रेजेंट किया, एक प्रतीक के तौर पे एक झंडा फहराया, मदद मांगी, भाई हम लोग भी लड़ रहे हैं और हमें आपकी मदद चाहिए भारत की आज़ादी के लिए। मतलब वैश्विक क्रांतिकारियों से मदद, दुनिया के बड़े बड़े क्रांतिकारियों से मदद मांगी जा रही है, भारत की आज़ादी की लड़ाई में आप साथ दीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह का डेवलपमेंट था। तो मैडम भीकाजी कामा, तो ये भी 1907 का वाकया है। तो सब आप देखोगे पहले फेज में। ऐसे ही एक क्रांतिकारी हैं बर्लिन में सक्रिय हैं, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, और वो तलवार नामक पत्रिका निकालते थे वहां पे। लिख रहे नाम। बर्लिन में क्रांतिकारी थे वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, और ये तलवार नामक एक पत्रिका निकालते थे। चट्टोपाध्याय और ये तलवार नामक पत्रिका निकालते थे। ठीक है। एक बार फिर से आप नजर दौड़ाओगे, देखो कितनी सारी क्रांतिकारी घटनाएं। ये तो मैं बड़े बड़े एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वहां पे बहुत सारी गतिविधियां हैं, सबके बारे में सैकड़ों इंफॉर्मेशन है एक एक के बारे में। ठीक है। हमें समझना पड़ता है आज़ादी की लड़ाई की एक धारा,
हिंसात्मक धारा दुनिया के अलग अलग शहरों में, भारत के अलग अलग शहरों में युवाओं को लेकर, वैश्विक क्रांतिकारियों को लेकर समझ बनाने के लिए हम ऐसे पढ़ते हैं, उदाहरण लेते हैं। वरना एक मैडम विका जी कामा की न जाने कितनी जीवनी है। ठीक है, तो हम एक कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं एक और धारा की, उसमें हम उदाहरण ले रहे हैं, हम अलग अलग हिस्सों के एग्जाम्पल। जब आप ऐसे देखेंगे ना, अच्छा क्रांतिकारी भारत के इतने सारे शहरों में, दुनिया के इतने सारे देशों में सक्रिय थे भारतीय क्रांतिकारी। एक तरफ अहिंसात्मक संघर्ष और दूसरी तरफ हिंसात्मक संघर्ष की धारा, दोनों धाराएं चल रही हैं आजादी की लड़ाई में। और ये जो भारत से बाहर हिंसात्मक संघर्ष की धारा है, इसका आपको पीक या चरम दिखाई पड़ेगा पहले फेज में गदर आंदोलन के रूप में। का नाम ही है गदर आंदोलन। उन्नीस सौ 13 से 1915। ठीक है, अभी क्या पढ़ने वाले इसमें हम लोग, क्या है गदर आंदोलन, क्यों प्रारंभ हुआ। कुछ तो नॉर्मल रीजन है, कुछ स्पेसिफिक रीजन भी है इसके, प्रमुख गतिविधियां क्या थी और इसका महत्व क्या है। इसमें ही 15-20 इंफॉर्मेशन भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, पहले लिख लें आप, क्या 1913 से 1915 के बीच 1913 से 1915 के बीच मुख्यतः कनाडा और अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों के द्वारा संचालित आंदोलन तो हमारे क्या लिखेंगे आप, गदर नामक अखबार के कारण गदर नामक अखबार के कारण गदर नामक अखबार के कारण इसे गदर आंदोलन कहा जाता है। पहली बात देखो, कभी कभी क्या होता है कि कोई टॉपिक भी जब क्या है, तो टॉपिक ही हमारा चल रहा है क्रांतिकारी आंदोलन, उसके अंदर पढ़ रहे हैं गदर। एक तो क्लियर है कि क्रांतिकारी आंदोलन है, अप्रवासी भारतीयों ने चलाया, गदर नामक अखबार के कारण इसे गदर आंदोलन। पहले तो सामान्य जानकारी हमारे पास हो गई, अप्रवासी भारतीयों ने क्यों प्रारंभ किया यह आंदोलन, और इससे जुड़ी हुई कुछ छोटी बड़ी बातें हम लोग लिखते चले जाएंगे। बेसिकली क्या हुआ है कि कनाडा के, ये समझ लो आपका कनाडा है और ये समझ लो आपका अमेरिका है। थोड़ा आजकल तो अमेरिका कह रहा है कनाडा को ही हम प्रांत बना लेते हैं अपना, ठीक है। ट्रंप ने कहा इसको 51वां प्रांत बना लेते हैं कनाडा को, है ना। तो कहाँ पे जब आप देखोगे कनाडा में एक ब्रिटिश कोलंबिया करके, कनाडा के भी कुछ अपने प्रांत वगैरह हैं, ब्रिटिश कोलंबिया करके प्रांत है, बड़ा फेमस है, भारत के लोग बड़ी संख्या में यहाँ रहते हैं। और इधर कहीं आपको बंदरगाह पे दिखेगा आपको एक वैंकूवर शहर, तटवर्ती इलाके पे।
तो ब्रिटिश शासनकाल में रोजगार की तलाश में भारत के लोग जाते थे। कनाडा भी अंग्रेजों के पास था, भारत के लोग कनाडा भी जाने लग गए थे। खास करके फिरोजपुर, गुरदासपुर, ये सब ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब के जहाँ पहला जत्था रोजगार की तलाश में मजदूरी के लिए पंजाब से कनाडा गया था। धीरे धीरे वहाँ पे भी संख्या बढ़ने लगी और काम आसानी से मिल जाते थे, मजदूरी ठीक मिल जाती थी, है ना। लेकिन फिर जो स्थानीय लोग थे, जो वहाँ रहने वाले जो श्वेत थे, उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया। एक तो कम पैसे पे काम करते हैं तो उनको काम नहीं मिलता है ना। उन लोगों से टकराव शुरू हो गया और उन्होंने विरोध करना शुरू किया। उनके विरोध के कारण इनको रोजगार मिलने में समस्या होने लगी और जहाँ रोजगार मिलता भी था, इन्हें हमेशा नस्लीय टीका टिप्पणी का सामना, गाली गलौज, दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता। तो जो गए थे वहां पे, उनको अब ये लगने लगा कि भाई एक तो अपने यहाँ काम बहुत नहीं है, फिर यहाँ काम है, ब्रिटिश सरकार की कॉलोनी है, बट ये ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। एक तो तकलीफ ये होती थी कि हम अपने देश में भाई हमें गुलाम बना लिया गया, दूसरा अब हमें यहाँ भी सम्मान। उसी में से कुछ भारतीयों के मन में विचार आया कि यहाँ काम करने से अच्छा है कि अंग्रेजों को ही भारत से बाहर निकाला जाए। ऐसी गतिविधियां तो चल ही रही थी, भारत से क्यों ना बाहर अंग्रेजों को ही निकालते हैं। तो उसी को लेकर के कुछ लोग यहाँ सक्रिय हो जाएंगे। शुरू में क्या करेंगे, वो ब्रिटेन सरकार को अपील करेंगे, भारतीय सरकार से अपील करेंगे मदद करिए, बट कोई मदद नहीं मिलेगा। फिर वैंकूवर शहर में अपने आप को संगठित करेंगे। फिर आप नक्शे पे देखेंगे आप कि यहाँ पे भी कुछ कुछ अमेरिका के प्रांत हैं। ये वाला प्रांत अभी बहुत चर्चा में है, कैलिफोर्निया। अग्निकांड के कारण देखा होगा अभी लॉस एंजलिस में जो आग लगी है, नाम उसका लॉस पता नहीं किसने रखा था। बहुत ज़्यादा, बहुत भयानक है। और जब किसी को अहंकार बहुत चरम पे होना, देखो है तो दुर्घटना तकलीफ देने वाली है। तो अमेरिका की स्थिति ऐसी है कि कोई भी राष्ट्र यदि आंख दिखा दे तो वो उससे कई गुना गति से वो आंख तरेड़ने की क्षमता रखता है आज के डेट में। कुछ कह भी दे कोई तो मतलब, अभी वर्तमान में विश्व में ये सिचुएशन है उसका। और इस अनियंत्रित आग के कारण अभी आकलन में बताया जा रहा है 200 अरब डॉलर तक की संपत्ति का नुकसान। अभी तो आकलन शुरुआती है। इतने लोग मारे जा चुके हैं और सब कुछ चाह के भी इस अग्नि पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है पूरी ताकत क्षमता लगाने के बाद। कैलिफोर्निया भी बहुत चर्चा में है, यहीं पे हैं बहुत सारे। तो ये सब पश्चिमी तट वाला इलाका हो गया। कैलिफोर्निया का ही एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे भी गदर गतिविधि काफ़ी। कैलिफोर्निया स्टेट में ना कई सारे शहर हैं, लॉस एंजल्स हैं, एंजलस हैं, सैन फ्रांसिस्को हैं, ये सब हैं, ठीक है। तो गदर में इसका भी जिक्र आएगा जब हम बात करेंगे। तो गदर वाले अमेरिका को भी बेस बनाएंगे, कनाडा को भी बेस बनाएंगे, यूरोपीय क्रांतिकारियों से संपर्क करेंगे, सिंगापुर, अफगानिस्तान, कई जगहों पे संपर्क, जहाँ जहाँ भारत के लोग रहते हैं, ठीक है। तो एक बड़े लेवल पे ये लोग संपर्क बनाएंगे। इवन वेस्ट इंडीज में रहने वाले भारतीयों को भी ये संपर्क साधेंगे वहाँ पे भी। हम सबको एकजुट होकर अंग्रेजों को निकालने के लिए प्रयास करना है। व्यवहार में सफलता तो देखो जो भी मिलेगी 15 अगस्त 47 को मिलेगी, उससे पहले तो कोई सफलता नहीं मिलनी। हर एक घटना सफल उस समय हो या ना हो, ये दिखाता है कि जागरूकता कितना है, समर्पण कितना है, भागीदारी कितनी है, लोग किस कदर त्याग करना चाहते हैं, लोग किस कदर संगठित होना चाहते हैं। हर एक दो ऐसे ऐसे कदम भारत को आज़ादी की ओर लेकर जाएगी। 15 अगस्त 1947 इन सभी प्रयासों का परिणाम है। 57 का विद्रोह हो, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो, कांग्रेस की स्थापना हो, भारत की क्रांतिकारी गतिविधियां हो, नरम दल हो, गरम दल हो, गांधी जी हो, 15 अगस्त 47 हम पहुंचेंगे सभी के प्रयासों के कारण ना। ये हमेशा ध्यान में रखना है, 15 अगस्त 47 सबके प्रयासों का परिणाम है, तो हमें इंडिपेंडेंस मिलेगा अंग्रेजों से। तो क्या और क्यों प्रारंभ का एक बैकग्राउंड आपको मैं समझा रहा था। तो जरा हम लिखते चलते हैं, इसमें भी 5-10 इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आप कारण में लिख लेंगे आप।
कारण अगला टॉपिक है आपका इसी में। देखिए आप कि अमेरिका नहीं, कनाडा में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, अप्रवासी भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। ठीक है, दुर्व्यवहार। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें अप्रवासी भारतीयों ने इस मुद्दे को अप्रवासी भारतीयों ने इस मुद्दे को भारतीय सरकार इस मुद्दे को भारतीय सरकार एवं ब्रिटिश सरकार के समक्ष उठाया। भारतीय सरकार एवं ब्रिटिश सरकार के समक्ष उठाया, लेकिन इनसे कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। अगला पॉइंट लिखें, कनाडा के वैंकूवर शहर में कनाडा के वैंकूवर शहर में वैंकूवर शहर में विरोध के स्वर उठने लगे। वैंकूवर शहर में विरोध के स्वर उठने लगे। जैसे, इसमें कुछ तथ्यात्मक जानकारी है, लिख लें आप। जैसे एक है रामनाथपुरी, इन्होंने एक पत्रिका निकाली सर्कुलर ए आज़ादी। इसमें कहा भारत की आज़ादी की लड़ाई को समर्थन देना चाहिए। लिखने की जरूरत नहीं है, बस जैसे इन्होंने एक पत्रिका निकाली सर्कुलर ए आज़ादी। उस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन का उल्लेख किया इन्होंने, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नहीं, हमें अपने लड़ाई के बारे में सोचना चाहिए, हमें यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ठीक, ऐसे ही है, लिखेंगे आप जीडी कुमार, एक और एग्जाम्पल लिख लेंगे जीडी कुमार। इन्होंने लिखा स्वदेश सेवक गृह नामक संस्था की स्थापना की। स्वदेश सेवक गृह नामक, इसी नाम से एक अखबार भी निकालते थे वहां पे लोगों को जागरूक करने के लिए, वैंकूवर में। ऐसे ही एक नाम और लिख लेंगे आप, तारकनाथ दास। फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान नामक एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। फ्री हिंदुस्तान नामक एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। ठीक है, फ्री हिंदुस्तान। ये सब कहाँ होने लगा? वैंकूवर शहर में। अब यहाँ पे ब्रिटिश सरकार का दबाव बढ़ने लगा, तो ये लोग क्या करेंगे, अमेरिका शिफ्ट कर जाएंगे, अमेरिका के पश्चिमी तट पर। अगला पॉइंट लिखें, ब्रिटिश सरकार के बढ़ते दबाव के कारण
दबाव के कारण अमेरिका के पश्चिमी तट को अमेरिका के पश्चिमी तट को इन्होंने अपना केंद्र बनाया। केंद्र बनाया सिएटल में। सिएटल एक शहर है। सिएटल में दास एवं कुमार, ये जो दास और कुमार हैं, है ना, सिएटल में दास एवं कुमार ने यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। ठीक है, अगला लिखें, इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, अमेरिका में ही। अमेरिका में एक और शहर है पोर्टलैंड, सब पश्चिमी तट की तरफ ही है, इधर की तरफ ही है। पोर्टलैंड पड़ेगा आपका ओरेगांव डिस्ट्रिक्ट स्टेट में पड़ जाता है। एक और शहर है पोर्टलैंड, है ना। ठीक है, पोर्टलैंड में 1913 में हिंद एसोसिएशन की स्थापना की गई। हिंद एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, भाखना, सोहन सिंह भाखना, उनको गदरी बाबा भी कहा जाता था। ठीक है, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, कौमा, भाई परमानंद, भाई परमानंद, कौमा, हरनाम सिंह, हर नाम, हरनाम सिंह, कौमा, काशीराम, काशीराम इत्यादि। ठीक है, तो अभी जो असंतोष था वो आगे बढ़ रही है लड़ाई कि हमें संगठित होना है अंग्रेजों के विरोध को करने के लिए। ठीक, इन लोगों ने एक और संस्था बनाई, उसका नाम रखा हिंद एसोसिएशन। परमिशन तो देखो कोई भी लोकतांत्रिक देश में आपको लेना पड़ेगा यदि आप संस्था बना रहे हैं तो, कुछ सार्वजनिक गतिविधि कर रहे हैं, नियमता तो लेना ही पड़ेगा आपको। बट उसमें आप ये सब नहीं लिखेंगे ना कि हम हिंसा करेंगे, हम ये करेंगे, है ना। शब्दों से लिखा जाता होगा कि भाई हम एक बड़े उद्देश्य के लिए, चूंकि अमेरिका में स्वतंत्रता का समर्थन रहा है, कि लोकतांत्रिक देश में कोई गतिविधि करेंगे तो या तो आप गुप्त तरीके से करेंगे तो पता नहीं चलेगा उनको, या परमिशन लेंगे आप। ठीक है, दो तरीका होता है लोकतांत्रिक देश में, सीक्रेट भी काम कर सकते हैं आप। ठीक है, बट अमेरिकी सरकार की नज़र में थी ये सब। इसी में लिखें अगला पॉइंट, देखिए इसी संस्था ने 1913 में इसी संस्था ने 1913 में गदर नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया। गदर नामक साप्ताहिक अखबार निकालना प्रारंभ किया। ठीक है,
गदर नामक साप्ताहिक अखबार निकालना प्रारंभ किया। ब्रैकेट में लिख लें आप, पहला अंक उर्दू में, पहला अंक उर्दू में, उर्दू में, फिर कई अन्य भाषाओं में भी, कई अन्य भाषाओं में भी। उर्दू में, फिर कई अन्य भाषाओं में भी, लैंग्वेजेस में भी। ठीक है। ये हिंदी में भी था, गुरुमुखी में भी था, यानी पंजाबी में भी था, गुजराती में भी, मतलब अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित होता था गदर। गदर नाम क्यों रखा गया था? 57 के विद्रोह की याद में। आपको याद होगा 57 के विद्रोह का जब मैं महत्व करा रहा था आपको, हमने क्या बताया था आपको? गदर आंदोलन चला इसकी याद में, झांसी रेजिमेंट बना, तो ये उसी की याद में, गदर यानी विद्रोह, उसकी याद में ही अखबार का नाम गदर। इस अखबार में जो टॉपिक होते थे वो सब, जैसे अंग्रेजों की जितनी भी आलोचनाएं होती थी ना भारत में, उन्हीं सब मुद्दों पे लेख होते थे। और चोरी छुपे इस अखबार का सर्कुलेशन, जहां जहां भारत के लोग मजदूरी करते थे, पढ़ने लिखते थे, वहां इस अखबार का सर्कुलेशन किया जाता था। अंग्रेजों का जहां उपनिवेश है वहां बंदरगाह है, और बंदरगाह जहां है वहां भारतीय मजदूर है मजदूरी करने के लिए। तो अब इतनी बड़ी बात नहीं थी अखबार को छुपा के ले जाना, ले आना 10-5 प्रतियों को। ठीक है, तो ये छुपा करके, तो ये वेस्ट इंडीज वाले क्षेत्र में, यूरोप में, दक्षिण पूर्व एशिया में, सब जगह सर्कुलेशन शुरू हो गया था इस अखबार। पढ़ के लगता था कुछ किया जा रहा है, मतलब अब आज की तरह टेलीफोन तो था नहीं तुरंत एकदम, अभी तो इतना असहज तो नहीं था, फोन लगाया, हाँ तैयारी हो गई है भाई। ठीक है, तो सोचो कितना टफ टाइम था, उसमें क्या भाव होता था। सर्कुलेशन पहुंचाया जा रहा है, खबर पहुंचाए जा रहे हैं। तो इसी संस्था के द्वारा गदर, तो ये जो गदर आंदोलन है बेसिकली वो हिंद एसोसिएशन के नेतृत्व में गदर नामक अखबार के द्वारा संचालित ये आंदोलन है। हमने कहा ना गदर आंदोलन, तो किसका? तो हिंद एसोसिएशन का है आंदोलन। इसी में लिख लें आप एक और पॉइंट लिखें, गदर आंदोलन का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम नामक एक स्थान था। युगांतर, ये पत्रिका आपने सुनी होगी अभी क्रांतिकारी गतिविधियों में, युगांतर है ना, बारिंद्र घोष। युगांतर आश्रम नामक केंद्र था जहां पे इन्होंने मुख्यालय बनाया ना, उसका नाम ही रख दिया युगांतर आश्रम। भारतीय क्रांतिकारियों से इतने प्रभावित थे, ठीक, तो इन्होंने मुख्यालय बनाया अपना। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जब सही मौका मिलेगा तब हिंदुस्तान चलकर हम लोग अंग्रेजों को भगाएंगे। अभी हमें लोगों को जागरूक करना है। अभी आप देखोगे वैंकूवर शहर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, अभी हम लोग पश्चिमी तट पे 4 शहरों का उल्लेख कर चुके हैं। उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर अप्रवासी भारतीयों के द्वारा भारत से अंग्रेजों को निकालने के लिए संचालित आंदोलन, गदर नामक अखबार के कारण इसको गदर आंदोलन। अब तक हम 4 शहर का उल्लेख कर चुके हैं। थोड़ा ज्योग्राफी भी ठीक होता रहेगा आपका इसी बहाने। मैं तो बस बता के लिखवा देना होता है, बट जब थोड़ा बहुत हिंट मैं आपको दे रहा हूं तो घर में कभी अपनी तरफ से ना गूगल वगैरह पे जाकर के या एटलस वगैरह पे जाके मैप देखिएगा,
कहाँ कहाँ ये शहर है। एक दो बार रैंडम देखने से भी दिमाग में कुछ ना कुछ छवि बनी रहती है। ठीक, तो यहाँ तक तो कार्रवाई इनकी हो गई। अगला पॉइंट देखें आप। लिखें कि गदर नामक अखबार के माध्यम से अप्रवासी भारतीयों को जागरूक किया जा रहा था। अप्रवासी भारतीयों को क्रांति के लिए जागरूक किया जा रहा था। क्रांति के लिए जागरूक किया जा रहा था। देखिए, इसी दौरान 1914 में दो घटनाएं घटी जिसके कारण भारत में क्रांति की योजना बनाई गई। क्रांति की योजना बनाई गई। लिख लें प्रथम 1914 कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू पानी का जहाज था। ठीक है, प्रथम लिख लें आप 1914 कामागाटा मारू प्रकरण। ठीक है, और द्वितीय लिख लें आप 1914 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, और क्रांतिकारियों ने इसे अवसर के रूप में देखा। क्रांतिकारियों ने इसे अवसर के रूप में देखा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत और क्रांतिकारियों ने इसे अपॉर्चुनिटी, अवसर के रूप में देखा। ये आपने कामागाटा मारू प्रकरण। अब ये प्रकरण था क्या? प्रकरण कुछ ऐसा था कि एक नियम बना हुआ था कि किसी को मान लो कनाडा जाना है रोजगार के लिए, तो भारत से वो सीधे कनाडा जाएगा। सीधे कहने का मतलब कोई भी भारतीय जो भारत में रहता है वो कनाडा जाएगा रोजगार के लिए। ठीक है, रूट जो भी हो, ये रूट हो या दूसरा रूट हो, मतलब जापान वगैरह होते हुए, है ना। ठीक है, वो सीधे जाएगा कनाडा, ये नियम था। बीच में कानून बदल गया, एक कानून चेंज हुआ, और उस कानून में ये हुआ कि किसी और जगह पे भी रहने वाले भारतीय कनाडा जा सकते हैं। क्योंकि कनाडा में रोजगार के थोड़े अच्छे अवसर थे। एक ठेकेदार थे गुरदीत सिंह। इन्होंने क्या किया, इस जहाज को किराए पे लिया। ठेकेदार कहाँ रहते थे? हांगकांग में रहते थे। ठेकेदार रहते थे हांगकांग में रहते थे। ठीक, इन्होंने क्या किया, इस जहाज को किराए पे लिया। इनफैक्ट रहते सिंगापुर में थे, ठीक है, बट इन्होंने जहाज किराए पे लिया और हांगकांग में ठीक ठाक भारतीय इकट्ठा हुए। वहां पे करीब 375 भारतीयों को लेकर के ये जापान होते हुए कनाडा के लिए चल दिए। 375 भारतीयों को लेकर जापान होते हुए कनाडा के लिए चल दिए। जब ये जहाज कनाडा की सीमा यहाँ वैंकूवर के पास पहुंचती है तो इसको प्रवेश नहीं दिया गया, क्योंकि तब तक कनाडा में कानून फिर बदल गया था। जब इन्होंने योजना बनाई तब कानून था कि दूसरी जगह रहने वाले भारतीय भी आ सकते हैं, और जब रास्ते में थे तब तक कानून फिर बदल गया।
ठीक है, तो इनको प्रवेश नहीं दिया गया। और हुआ ये था कि इस जहाज पे जो 450 भारतीय थे, इसमें कहीं कहीं पे जैसे जापान में कभी कभी कुछ गदर क्रांतिकारी भी जहाज में आ जाते थे बीच में, और इनको इनमें जोश पैदा करके फिर कहीं उतर जाते थे वो। अंग्रेजों को खबर थी क्रांतिकारियों से भी इनका संपर्क स्थापित हो रहा है, तो अंग्रेजों ने आदेश दिया कि हो सकता है क्रांतिकारियों से इनकी मिली भगत हो, इस जहाज को वापस कैलकाटा लाया जाए। अब सिंगापुर और हांगकांग भी नहीं, इसको वापस कहाँ लाया जाएगा? कलकत्ता के पास एक जगह है बज बज, वहां इसको रोका गया था, इस जहाज को लाया गया था। और बहुत अमानवीय परिस्थितियों में भारतीयों को लाया गया, इतनी सुविधाएं तो थी नहीं, जहाज तो मजदूरी करने वाले लोग तो कोई संपन्न लोग तो थे नहीं। तो जब लोग उतरे भारतीय भूमि पर, ठीक है, तो पुलिस के साथ जो लोग उतरे, चूंकि इतने परेशान थे कि हिंसक झड़प हुई, कुछ लोग उसी में मारे गए। ये भी एक बड़ी घटना है, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड है, वैसा ही ये भी दर्दनाक हत्याकांड ही है एक तरह का। ये मजदूरी करने के लिए लोग जा रहे थे और कुछ नहीं करने जा रहे थे। क्रांतिकारी कहीं चढ़ गए तो ठीक है भाई, तो आपके शासन की सीमा है, ठीक है, लोग तो मजदूरी के लिए ही जा रहे थे वहां पे, क्रांति के लिए वहां क्यों जाते हैं? भारत नहीं चले आते सिंगापुर से, जो वहां जाते हैं वो अंग्रेजों को भगाना है। और रास्ते में जहां कहीं भी जिस बंदरगाह पर यह जहाज रुकता था, लौटते वक्त भारतीय जो मजदूर होते थे इनके समर्थन में नारे लगाते थे वंदे मातरम का। वंदे मातरम देखते देखते इतना पॉपुलर हो गया था, कहीं भी चले जाओ आप, वैंकूवर में, सिएटल में, क्रांतिकारी नारा लगाएगा वंदे, अच्छा ये भारतीय और भारत की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, प्रतीक बन गया था नारा वंदे मातरम। जबकि मैक्सिमम इसमें सिख लोग थे, तो सत श्री अकाल भी कह सकते थे नारा के तौर पे, लेकिन नारा ही था वंदे मातरम, ठीक है। और वापस इसको लाया गया। तो ये घटना एक तरह से थोड़ा तकलीफ देने वाली घटना थी, है ना। इसको लेकर आक्रोश बढ़ा कि अब फाइनल समय आ गया कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है। तब तक विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो गई, तो लगा कि अब ब्रिटिश सरकार तो अब इस युद्ध में उलझी रहेगी, तो ये सही मौका है अंग्रेजों को भारत से बाहर, ठीक है। हालांकि ज़्यादा समय हुआ नहीं था, 6-8 महीने से अखबार निकल रहे थे, 1 आध साल पहले संगठन बना था। पूरी छिपे संपर्क स्थापित करना, योजना बनाना इतना आसान काम भी अंदाजा नहीं है अंग्रेजों की क्या क्षमता है भारत में, कितनी सेना, कितने हथियार, कितने लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। उत्साह बहुत है लेकिन अनुमान नहीं अंग्रेजों की शक्ति के बारे में, ठीक ऐसा कुछ था इसमें, साहस बहुत था। बट इसको याद ही इसीलिए किया जाता है कि अप्रवासी भारतीयों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक दूसरे से सहयोग किया, जुड़ाव व्यक्त किया, वो बहुत बड़ी बात थी कि नहीं अंग्रेजों को भारत से निकालना है। अभी इसको उतनी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन यही बुनियाद है, जब आज़ाद हिंद फौज का गठन होगा तो 50-60 हज़ार लोग सेना में शामिल, 30-40 हज़ार तो भारतीय सैनिक होंगे, 15-20-25 हज़ार अप्रवासी भारतीय आ जाएंगे, उसमें ट्रेनिंग लेंगे सेना की। नहीं तो जब कुछ चलता रहता है तो वो सब आगे के लिए भी बेस का काम करता है, ठीक है। लिखें आप, तो ये 2 घटना शुरुआत। तो हम लोगों ने क्या अभी देखा, 2 बातें देखी हम लोगों ने यहाँ पे, क्या और क्यों प्रारंभ हुआ। क्यों प्रारंभ को हमने फैक्चुअली ज्यादातर रखा है, तथ्यात्मक ही रखा है। क्रांतिकारी घटना है, 8-10 इंफॉर्मेशन 15 लिखवा दी आपको इसमें, जो ऑब्जेक्टिव में कभी काम आ भी सकते हैं। आईएएस में तो बहुत ऐसा अभी तक काम नहीं आए, पीसीएस वगैरह में सवाल आते रहते हैं, बट आ सकता है। गदर पे ना अलग से सवाल मेंस में कभी आ सकता है, गदर आंदोलन पे संक्षिप्त टिप्पणी करें या कुछ, तो एक थोड़ा ऑर्डर में लिखा रहेगा तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। क्या और क्यों, अब लिखें गतिविधियां। हाँ बोलिए। नहीं, वो अलग एक चीज हो गया, गलत तरीके से जाना, ठीक है। प्रॉपर चैनल से भी जा सकते हैं। अब देखो होता क्या है कि कहीं पे भी ना आपको काम करने के लिए जो वीजा होता है ना, मतलब, ठीक है, तो उसका एक तरीका होता है, हर सरकार का अपना एक रूल होता है, ठीक है। तो आप जब उस रूल को अगेंस्ट में जाना चाहते हो तो फिर इलीगल तरीके से आप जाओगे कहीं पे भी, ये वाली बात हो जाती है, ठीक है।
वरना पढ़ने के लिए जाइए, घूमने के लिए जाइए, इवन रोजगार के लिए भी जाइए आप, तो किस तरह के रोजगार के लिए आप जा रहे हैं? सबका एक सिस्टम बना होता है हर देश का। अपने यहाँ आबादी इतनी है, दुनिया को चलाएंगे हम ही लोग। आज जो भी चलाएंगे तो हम ही लोग दुनिया को, मतलब 8 अरब में, दुनिया में तो 1.5 अरब हम ही लोग हैं। दुनिया की लगभग 8 अरब आबादी में 1.5 अरब तो हम ही लोग हैं। तो किस टाइम, जिस समय बात हो रही उस समय भी 30 करोड़ थे हम, इसका 5वां हिस्सा थे। कम तो तब भी नहीं थे। हाँ बोलो। इसको तो सवाल ये होता है कि ब्रिटेन से पंगा कौन लेगा? अमेरिका शक्तिशाली था, बट अभी दुनिया को पता नहीं था कि अमेरिका इतना शक्तिशाली है। 3 साल बाद दुनिया को पता चलेगा कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली है। जब ये घटना हो रही थी तो 17 में पता चलेगा कि अमेरिका कितना शक्तिशाली है। अभी उतनी बात दुनिया के सामने नहीं आई थी। शक्तिशाली है। 17-18 में अमेरिका पहली बार बड़े पैमाने पे अपनी शक्ति का प्रदर्शन, तब दुनिया मानेगी कि हाँ ये बहुत शक्तिशाली है। अभी युद्ध होना बाकी है, अभी अमेरिका का शामिल होना। प्रयास किया गया होगा, नहीं मिला होगा, तभी वापस ब्रिटिश सरकार ने अपने नौसेना को लगा दिया ना, उस जहाज को वापस लेके आओ। तो अब आपका तो प्रयास नहीं है ना, ब्रिटिश सरकार ने अपनी नौसेना को लगा दिया जहाज को वापस लेके आओ। अब सीधे सीधे ब्रिटिश अंग्रेजों से पंगा लेने वाली बात हो गई अब एकदम। उस समय जब वो सबसे बड़ी शक्ति है तो कौन पंगा लेगा? ठीक है, उस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे। अब मत पूछना दक्षिण अफ्रीका में क्या कर रहे थे। बस बताने वाला हूं मैं, थोड़ी कल तक आ जाएगी चर्चा उसकी भी। मुझे लगा तुम्हारा भी हाथ ऐसे ऐसे आया। तो अब हम लोग आ रहे हैं गतिविधियां। कुछ गतिविधियां तो हमने पहले ही बता दी आपको, उसको हम रिपीट भी कर लेंगे। और क्या क्या इनके प्लान में था, लिखे आप। फरवरी 1915 में फरवरी 1915 में भारत में फरवरी 1915 में भारत में क्रांति की योजना बनाई गई। फरवरी 1915 में भारत में क्रांति की योजना बनाई गई, प्रारंभ में लाला हरदयाल के नेतृत्व में। प्रारंभ में लाला हरदयाल के नेतृत्व में, और आगे चलकर रास बिहारी बोस के नेतृत्व में। आगे चलकर रास बिहारी बोस के नेतृत्व में। ठीक है, आगे चलकर रास बिहारी बोस के नेतृत्व में। लाला हरदयाल पे जब ज्यादा दबाव बढ़ा तो वो नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं थे। तब आंदोलन के नेताओं को लगा हमें नया नेता ढूंढना पड़ेगा जो जाना माना क्रांतिकारी हो, जो योजना बनाना जानता हो। ये सब, लाला हरदयाल थोड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे। एक होता है ना विचार देना और आइडिया देना, रास्ता बताना, और एक होता है उस रास्ते पे चल कर दिखाना। लाला हरदयाल विचारक थे बेसिकली, एक तरह के वो अच्छा सजेशन देते थे। और रास बिहारी बोस जमीनी क्रांतिकारी थे, क्रांति कैसे करनी है, मारना कैसे है, इस सब में वो काफी स्किलफुल थे मतलब।
जब जिन्होंने वायसराय को टारगेट करके बम फेंक दिया दिल्ली में 1912 में, और वायसराय की हाथी को बम लग गया, हाथी भी घायल वायसराय भी घायल, तो छोटी मोटी घटना तो नहीं थी ना। भारत का वायसराय की गिनती भी दुनिया के शक्तिशाली लोगों में होती थी उस समय। ये हैसियत थी भारत के वायसराय की उस समय। अगला पॉइंट लिखें आप। देखिए, भारतीय क्रांतिकारियों सैनिकों एवं आम जनता से संपर्क स्थापित करना, आम जनता से संपर्क स्थापित करना। लोग चाहते थे सेना को अपनी तरफ हम जोड़ लें, आम जनता को, क्रांतिकारियों को। कुछ गदर क्रांतिकारी जैसे करतार सिंह सराभा, रघुवीर दयाल, ये सब भारत की यात्रा कर रहे थे, लोगों से मिलजुल कर रहे थे। बट जो योजना वैंकूवर या सैन फ्रांसिस्को में बैठ के बनाई जा रही थी, जब भारत आए, इनको लगा कि भारत अभी उस तरह से क्रांति के लिए तैयार नहीं है। लोगों को इतना सरोकार नहीं है जितना वो सोच रहे हैं, मतलब क्रांति को लेकर के। तब उनको लगा कि फिर इसमें सैनिकों की और क्रांतिकारियों की बड़ी भूमिका होगी। आम लोग अभी उस तरह से तैयार भारत में नहीं है। अगला पॉइंट देखें। लेकिन सरकार को इस योजना की जानकारी मिल गई, और यह योजना सफल नहीं हो पाई। ठीक है, यह योजना सफल नहीं हो पाई। ठीक है, नोट करके लिखें आप। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सरकार ने जिमरमान योजना, जर्मन सरकार ने जिमरमान योजना के तहत जर्मन सरकार ने जिमरमान योजना के तहत भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार उपलब्ध कराने की योजना बनाई। हथियार उपलब्ध कराने की योजना बनाई। ब्रिटेन और जर्मनी दोनों अलग अलग गुट में थे। तो जर्मनी को लगता था ब्रिटेन को हराना है तो भारत में भी उपद्रव कराने पड़ेंगे हम। भारतीय क्रांतिकारियों को यदि हथियार देते हैं हम, तो ब्रिटेन कमजोर होगा भारत में, इसलिए वो स्कीम था। इसलिए मैं यहां लिखा रहा हूं कि गदर क्रांतिकारी सब के संपर्क में थे। ठीक, इसलिए मैं ये पॉइंट यहां लिखा रहा हूं आपको। इसी में लिखें आप, अफगानिस्तान में, नोट में लिखेंगे आप, अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप ने राजा महेंद्र प्रताप ने एक अस्थाई सरकार के गठन की घोषणा की। एक अस्थाई सरकार के गठन की घोषणा की। ठीक,
राजा महेंद्र प्रताप ने एक अस्थाई सरकार के गठन की, मतलब ये अलीगढ़ के रहने वाले थे और भारत के नाम पे कि भाई हमारा एक सरकार है ना। ठीक है, वहाँ काबुल में इन्हें मदद मिल रही थी कुछ स्थानीय लोगों से। इन्होंने ब्रैकेट में लिख लें आप इनके सहयोगी का नाम, बरकतुल्ला। बरकतुल्ला इनके नाम पे कुछ विश्वविद्यालय वगैरह भी चलते हैं अभी मध्य प्रदेश में। और इनके सहयोगी में एक हैं बरकतुल्ला और एक थे उबैदुल्ला सिंधे। राजा महेंद्र प्रताप के सहयोगियों का नाम है बरकतुल्ला एवं उबैदुल्ला सिंधे। ठीक। एक और लिख लें आप, सिंगापुर में भारतीय सैनिकों ने सिंगापुर में भारतीय सैनिकों ने अप्रवासी भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार किया था। अप्रवासी भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार किया। ठीक है, गोली चलाने से। तब गदर के समर्थन में वहां प्रदर्शन हो रहा था, तो सिंगापुर अंग्रेजों के पास था। भारतीय सैनिकों को आदेश दिया गया, उन्होंने गोली चलाने से कई सैनिकों को सजा दी गई उसमें। तो गदर का इम्पैक्ट या उससे जुड़ती हुई गतिविधियां और भी दिखाई पड़ रही हैं। अभी आप देख रहे हो ना, पूरा का पूरा विरोध हमारा एक तरह से ग्लोबल हो रहा है। सिंगापुर, अफगानिस्तान, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, ऐसे करके देखो अलग अलग शहरों में, देशों में हमें तो आज़ादी की लड़ाई मुख्यतः भारत की धरती पर लड़ी गई है, लेकिन केवल भारत की धरती पर नहीं लड़ी गई है। ठीक, केवल भारत की धरती पर एक दृष्टिकोण ऐसे बनता है। ठीक है, हम फैक्चुअली भी पढ़ते हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइज यदि पढ़ते हैं हम, एक स्ट्रक्चर दिमाग में बन जाता है जो राइटिंग में हमें हेल्प करता है। यहाँ मैक्सिमम फैक्चुअली ही बता रहा हूँ आपको मैं, तथ्य है। तथ्यों को क्या कर रखा है हमने, थोड़ा ऑर्गेनाइज कर रखा है, एक क्रम से पढ़ रहे हैं क्या कैसे। याद रखने में ना थोड़ी सहूलियत होगी, हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में। ठीक है, अब लिख लें आप, महत्व क्या था गदर आंदोलन का। देखो, ऐसा कोई भी आंदोलन कमजोर हो जाएगा क्योंकि अंग्रेजों के पास ताकत ज्यादा है, हमारे पास कम। हथियार पैसे ज्यादा है, हमारे पास कम। उनके पास सैनिक ज्यादा है, हमारे पास कम। हमें छिप कर के काम करना है, उन्हें खुलेआम करना है। ऐसा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। बट सफलता को हम वैसे देखते भी नहीं है। सफलता ये था कि भाई आजादी की लड़ाई में इसने क्या क्या नए आयाम को जोड़ा, ऐसे देखा जाता है सफलता को। मैं तो लिखे आप, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आजादी की लड़ाई चर्चा के केंद्र में आई। ठीक, अगला पॉइंट लिखें, अलग अलग महादेशों में अलग अलग महादेशों में कार्य करने वाले भारतीयों एवं क्रांतिकारियों के बीच संपर्क स्थापित कर एकता की पहल की गई। ठीक है, इस पहल ने
आगामी क्रांतिकारी गतिविधियों का भी आधार निर्मित किया। इस पहल ने आगामी क्रांतिकारी गतिविधियों का भी आधार निर्मित किया। गतिविधियों का आधार निर्मित किया। ठीक है, देखिए आप, जैसे आगामी क्रांतिकारी गतिविधियों का आधार निर्मित किया, देखेंगे आप, जैसे आज़ाद हिंद फौज। देखो यहाँ भी नेता रास बिहारी बोस हैं, आज़ाद हिंद फौज के नेता भी रास बिहारी बोस हैं, डायरेक्ट लिंक भी है। जब हम वहाँ पढ़ेंगे तो देखेंगे हम, वहाँ भी उनका नाम आने वाला है। उन्होंने ही नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था गठन करके। नेक्स्ट पॉइंट देखें। देखिए, अप्रवासी भारतीयों ने जाति धर्म क्षेत्र की सीमाओं को तोड़ते हुए राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया। एकता का परिचय दिया। देखें, वंदे मातरम इनका मुख्य नारा था। मुख्य नारा था और गणतंत्र की स्थापना इनका लक्ष्य। गणतंत्र की स्थापना इनका लक्ष्य। एक और लिखें आप, कुछ गदर क्रांतिकारियों ने आगे चलकर भारत में मार्क्सवादी विचारधारा के विकास में भी मार्क्सवादी विचारधारा के विकास में भूमिका निभाई। जैसे सोहन सिंह भाखना, जैसे सोहन सिंह भाखना। ठीक है, तो गदर आंदोलन के महत्व को कैसे देखा जाएगा? ठीक है, तो भागीदारी के आधार पे देखा जाता है ना। एक और पॉइंट समझने के लिए है कि गदर आंदोलन में शिक्षित भारतीयों के साथ साथ अप्रवासी मजदूरों यानी आम लोगों के बीच क्रांतिकारी चेतना की झलक। पढ़े लिखे भारतीयों में तो इस तरह की चेतना है, बट आम लोगों में इस तरह की चेतना है। इसको गदर आंदोलन ने सतह पे उभारने का काम, मजदूरों की बड़ी भूमिका थी इसमें। गदर आंदोलन में मजदूर ही मेन रोल प्ले कर रहे थे। बुद्धिजीवी तो थे ही, सपोर्ट कर रहे थे उनको श्रमिक मजदूर जो मजदूरी करने गए थे। तो ठीक है, अंग्रेजों को भगा नहीं पाए, तो इसका योगदान कैसे देखा जाए? तो पूरी दुनिया में चर्चा के विषय में आया। भारतीयों को इन्होंने एकजुट किया, एक ऐसा आधार बनाया जिसपे आगे चल के आजाद हिंद फौज आएगा। एक प्रगतिशील दृष्टिकोण को लेकर ये आगे बढ़ रहे थे, जैसे गणतंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे थे। ये सिख धर्म के अनुयायी होने के बावजूद वंदे मातरम को नारा, लाल बाल पाल को ये अपना आदर्श मानते थे। तो एक क्रांतिकारी धारा में भी, या भारत के जो विजन है उसमें, इन्होंने भी प्रगतिशील तत्वों को महत्व दिया।
अपने अपने हितों की नहीं, पंजाबियत की बात नहीं, गुरुमुखी की बात नहीं, क्षेत्रीयता की बात नहीं, बल्कि इनके दृष्टिकोण में भी एक अखिल भारतीयता आपको दिखेगी। महत्व में सारी बातें इस तरह से नहीं आई हैं, बट समझाने के क्रम में जरा एक दो बातें और मैं आपको बता दे रहा हूं। अच्छा, बुद्धिजीवियों को, क्रांतिकारियों को, सैनिकों को चलो जोड़ा जा सकता है, बट आम लोगों के बीच में भी क्रांतिकारी चेतना का प्रसार, ये भी एक बड़ी बात थी उस समय। भारत में भी क्रांतिकारी गतिविधियां शिक्षित युवाओं के बीच में ही अधिक लोकप्रिय थे, न कि आम लोगों के बीच में। पीछे हमने देखा था, पढ़ा था हमने भी। तो ये गदर आंदोलन का ऐसे महत्व, तो टॉपिक मुख्यतः ये फैक्चुअल है। कभी मुख्य परीक्षा में आ सकता है गदर आंदोलन पे अलग से, उसको हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है ताकि आपको तथ्य भी याद रखिए, तो क्रम से याद रखिए, ताकि लिखना पड़े तो आप उसको लिख दें कम से कम। ठीक। देखो, इतने सारे क्रांतिकारी नाम, गतिविधियां सब आपके सामने आ गई हैं। एक बार जरा क्विक रिवीजन करिए आप लोग, कहाँ से, बंगाल से लेकर के यहाँ तक। पिछली क्लास में जहाँ से शुरू किया था ना, वहां से स्टार्ट करिए आप। ध्यान से रिवीजन करिएगा। थोड़ा सा एक मौखिक टेस्ट लूंगा मैं आपका, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। प्रेशर में मत आ जाइएगा टेस्ट के नाम पे। आप रिलैक्स होकर पढ़िएगा, कोई बहुत गंभीर टेस्ट नहीं है, बट हाँ मौखिक होगा ये, फैक्चुअल होगा ये, है ना।
ठीक है, रिविजन तो हो ही गया होगा। अब आप लोग कॉपी की तरफ कोई नहीं देखेगा, कॉपी को सब पलट दीजिए, आप ऐसे कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक, क्लियर ना? पेज अब किसी के दिखाई नहीं पड़ने चाहिए। किसी एक से मैं पूछूंगा, जिससे मैं पूछूंगा तुम छिपना नहीं, तुम अब तुमसे ही शुरुआत करूंगा मैं। ठीक, चलो तुम खड़े हो जाओ। हाँ, इसमें से कौन सा क्वेश्चन का तुम उत्तर देना चाहोगे, बताओ, किस पे मैं बोलूं? ऐसा आज तक एग्जाम हुआ ही नहीं होगा। है, कौन सा? वैंकूवर के बारे में बताना चाहोगे? ठीक, तो वैंकूवर के बारे में हमने 5 इंफॉर्मेशन बताए हैं। मैं तो गिन भी रहा हूं कौन कौन बताया है। ये थोड़ी पूछ रहा हूं वैंकूवर कहाँ है, वैंकूवर में कौन कौन सी गतिविधियां हुई थी, कोई एक याद है तुम्हें? जहाज तो वहां जा ही नहीं पाई थी। लड़की जो देख रहे हो इसको, जहाज को लौटा दिया गया। वैंकूवर में तो बुनियाद रखी गई थी गदर आंदोलन की। हाँ, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। कुल मिला के इसने कॉन्सेप्ट सारा बता दिया, फैक्ट छोड़ करके। प्लीज बी सीटेड। ठीक है, अच्छी बात है ये। अपनी तरफ से कोई हाथ उठाओ जो चॉइस लेके बोलना चाहे। संख्या बहुत कम है हाथ उठा के, मतलब जब मैं इतना ओपन चॉइस दे रहा हूं, आप में से बोलिए किसके बारे में आप बोलना चाहते हैं आप। ठीक, आप, हाँ बताइए किसके बारे में बोलना चाहेंगे आप? मुजफ्फरपुर के बारे में बोलना चाहेंगे आप? बताइए इसके बारे में क्या जानते हैं आप? प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, हाँ, मुजफ्फरपुर बम कांड, हाँ। वो कब की घटना है ये? अब कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेगा उससे अगला सवाल आ जाएगा दूसरे टॉपिक का। अच्छा, ठीक है, एक, चलिए कोई बात नहीं, 1908 की घटना है, मुजफ्फरपुर बम कांड कहते हैं। किसको मारना चाहते थे वो लोग? हाँ, क्या नाम था उसका? देखो अभी सबको याद आएगा तुम्हारे अलावा, ठीक। और जब उनकी बारी आएगी तो वो वही भूल जाएंगे जो उनको याद है। ये दूसरे तरह का प्रेशर होता है जब लोगों के सामने जब हम बोलते हैं ना, पता रहता है एलिमिनेट कर लेंगे आप, बट जानबूझ के थोड़ा चेंज कर दिया हमने, कहा चलो एक बार पार्टिसिपेट कराते हैं आपको हम। पढ़ा तो रही एक तरफ से दौड़ाते हुए आपको हम, मैं रुक के जरा चेंज कर देता हूँ आज एक पूछने का, बात करने का तरीका। तो वेरी गुड अटेम्प्ट, बैठ जाइए अब, आपने कम से कम कुछ फैक्ट बताया, तो केवल आइडिया देकर छोड़ दिया है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, और हाँ तुम आ जाओ इधर से, मैं लेता हूँ। तुम क्यों नहीं हाथ उठा रहे हो? ये तो पूरा कॉपी करके पढ़ रहा था, मैं क्या क्या लिखा रहा हूँ उसी को पढ़ रहा था ये। और जब मैंने हटाया तो इसने बस सोचा कि अब क्या होगा हमारा। ठीक है ना, तुमसे तो ज्यादा सवाल पूछने वाला हूं मैं अभी। हाँ, उठ जाइए। इंडिया हाउस के बारे में, ठीक है। अच्छा बताइए क्या, हाँ पता तो दिया ही आपने। करजन वाइली कौन थे? वेरी गुड। किसने मारा था उनको? मदनलाल ढींगरा का संबंध किससे था? ठीक है, इंडिया हाउस से संबंधित था। बहुत अच्छा, आपने एकदम बिल्कुल रियल जानकारी दी है। ठीक है, हाँ आप आ जाइए इधर से, पोर्टलैंड के बारे में बात करना है। रुक जाओ एक सेकेंड। पोर्टलैंड लिखा है हमने इस पे? हाँ यहाँ लिखा है, वेरी गुड। बताओ क्या जानते हो इसके बारे में? हाँ, हाँ ठीक है, काशीराम हरनाम सिंह सब, हाँ गुड। वेरी गुड, हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की थी, वेरी गुड। बैठ जाइए, बहुत अच्छा। तो में से कोई बताना चाहेगा गुड़िया, जितने भी बच्ची बच्चियां बैठी हुई हैं? हाँ, किस में से बताओ, स्वागत है। वीडी सावरकर जी के बारे में क्या बताओगे, बताओ। देखो ऑनलाइन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए सारा सवाल है, और हर प्रश्न को आप मनन करिएगा, क्योंकि मैं स्क्रीन पे ना तो मैं पढ़ सकता हूं ना मैं सुन सकता हूं। ठीक है, तो आप सब मनन करिएगा, और क्लास में यहाँ भी जो बच्चे बैठे हुए हैं, आप लाइन से, जिनसे नहीं पूछ रहा हूं, सभी सवालों को रिकॉल करिए कि क्या आपको स्ट्राइक कर रहा है। आपको याद है सिनॉप्सिस मॉडल?
हमने यही तो कहा था ना कि आप जो भी पढ़िए उसका एक सिनॉप्सिस बना लीजिए आप। सिनॉप्सिस में क्या होता है, सांकेतिक भाषा से एक शब्द लिखिए, उसके आसपास कितनी बातें आपको याद आ रही हैं। याद आ रही हैं तो ऑब्जेक्टिव में बहुत समस्या आपको नहीं आएगी, बहुत मिनिमम समस्या नहीं आएगी आपको। ठीक है, और पूरी बात याद आ रही है तो कोई किसी समस्या ही नहीं है मान लो आपको। जब बिना सिनॉप्सिस के आपको चीजें याद आ रही हैं तो लिखने में कहीं कोई समस्या नहीं आनी है। बट क्योंकि हम लोग क्लास इंटीग्रेटेड लेते हैं, जैसे भी गदर में पूरा फैक्चुअल फैक्चुअल बहुत था, मीन्स में इसका 5% तथ्य की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई क्वेश्चन आएगा आपको उत्तर लिखना होगा तो। पीटी सावरकर के बारे में बताइए, आप क्या बता, कौन सी संस्था बनाई थी उन्होंने? पीटी सावरकर ने? नहीं, सावरकर जी तो महाराष्ट्र में हमने बताया था आपको, मित्र मेला। और कौन सी संस्था बनाई थी? कोई बात नहीं। हाँ, अभिनव भारत में मर्ज किया था, वेरी गुड। बैठ जाइए आप। हाँ बताओ क्या बताना के बारे में बताना चाहोगे, ये टफ है बहुत, छोड़ दो इसको, बता के छोड़ोगे? ये देखो, इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। संस्थापक कौन थे इसके? पी मित्रा थे। 3 अलग अलग इसके शाखाओं का उल्लेख मिलता है। याद है इसके भी संस्थापकों के नाम? हमने क्रम चेंज कर दिया यहाँ पे लिखने में, उल्टा कर दिया है हमने, ताकि किसी ने उस क्रम में याद किया हो तो वो कंफ्यूज कर जाए। हाँ ये सही था, ढाका में दास, बसु, पूर्व में बसु, ठीक है, गुड। पारिंद्र घोष, ये तो बहुत, बैठ जाओ, ये तो बहुत हिम्मत वाली बात है। एक उधर से भी हिम्मत बहुत दिखाई गई, मतलब एक एक बातों को एकदम फैक्चुअली बता देना। बताओगे कुछ? हैं? कुछ भी याद नहीं आ रहा है? फिर मेरी भी इज्जत है। ठीक है, चलो मेरी इज्जत रखना थोड़ी बहुत, ठीक है ना। बेसिकली ये एक अपॉर्चुनिटी है प्रेशर को फेस करने की, नॉट नेसेसरी कि आप उत्तर दे रहे हैं जो क्लास में बैठे हो। देखो, ऑनलाइन बच्चे चुपचाप मनन करेंगे अपना, उन्हें कितना याद है, सपोर्ट ना लें। सपोर्ट ले रहे हैं इसका मतलब आप ईमानदारी नहीं बरत रहे। चलो, आज वाली क्लास में जो पढ़ाई आप सपोर्ट ले सकते हैं, बट पीछे जो हमने पढ़ा है उसमें बिल्कुल सपोर्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि कई बार समझा चुका हूं आपको, रिवीजन करके पढ़ के एनी टाइम आप रेडी रहिए एग्जाम के लिए। ये नहीं कि आज ये है वो है, आपको जब भी मौका मिले एनी टाइम आपको तैयार रहना चाहिए कि मुझे एग्जाम देना है। आप हमेशा इस तरह की तैयारी करिए आप, ठीक है। बस क्लास में जो लोग हैं उनके पास जस्ट एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए कि वो सबके सामने बोले, थोड़ा वो दबाव झेलें, इसलिए ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत सोचने पे वो बता नहीं सकते हैं या ऑप्शन देने में टिक नहीं मारेंगे। बट पुराने क्लास में यदि आप नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब आप अभी 2 दिन जो छुट्टी हो गई थी बीच में, एक दिन तबियत हमने बताया तो थोड़ी ठीक लग नहीं रही थी मुझे, अभी भी बहुत फुल्ली रिकवर नहीं, बट थोड़ा बेटर हूँ, ठीक है। तो क्लास उसी में ऑफ किया था कल, बैक टू बैक क्लासेस थी हमारी 3, तो हमने कहा चलो एक ड्रॉप करता हूँ, फिर तबियत ठीक किसी और बैच में ड्रॉप करूँगा मैं, ताकि सब बैच की क्लास चलती रहे। 3 दिन में 3 एक बैच ड्रॉप करने का प्लान कर रहा था मैं कि अभी, ठीक है। तो हमने कहा आपको छुट्टियाँ बहुत दिनों से मिली नहीं थी, मिल जाएगी तो मैं उम्मीद करता आप रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तो लग नहीं रहा देख करके रिवीजन सब लोगों ने किया है। तुम्हारी हंसी बता रही, तुम कुछ बताना चाह रहे हो नहीं? तुम बताओ आप। हाँ, संध्या और युगांतर के बारे में नहीं, इसको छोड़ के बाकी तुम और कोई ऑप्शन लो, और कोई नहीं। अब मैं ऑप्शन चेंज करूंगा, आप 2 ऑप्शन बताइएगा। तुम स्टार्ट करो। मैं उधर से भी ले रहा हूं मैं आपको पीछे से ले रहा हूं। ये सब बैठ जाओ तुम, सब इधर उधर कर दिया इसने, मतलब काफिकर, दामोदर और बालकृष्ण और बलबन। बालकृष्ण और बलबन कहां से आ जाएगा उसमें तो? बालकृष्ण। अब तुम कहां जा रहे हो? देखो जरा, तो कॉपी तो यहाँ पे है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, क्या बताना चाहोगे? जिम्मरमान योजना के बारे में बताओ।
उपलब्ध कराना था। वेरी गुड। जो बाघा जतीन मारे गए थे ना, आपको याद होगा, कहा जाता है जर्मनी से हथियार का खेप कुछ आने वाला था, उसको रिसीव करने गए थे वो। उसी क्रम में किसी ने, मतलब चूंकि आपस में तो जानकारी लीक भी करते थे। हाँ बैठ जाइए, बहुत अच्छा बताया आपने, ठीक है। अब भी कुछ बताएंगे? हाँ। अच्छा, वासुदेव बलवंत को अंग्रेजों ने एक तरह से राष्ट्रीय चेतना से युक्त प्रारंभिक क्रांतिकारी माना है। वेरी गुड। और वो किससे संबंधित थे वासुदेव बलवंत फड़के? यस, रामूसी दल से संबंधित है। वेरी गुड। बैठ जाइएगा। हाँ, अफगानिस्तान के बारे में बताना चाहोगे तुम? बहुत टफ है ये बहुत टफ है। तुमने क्यों चॉइस किया इसको? अफगानिस्तान बहुत टफ है। अब तुम बोलना है तो बोलो तुम। मुझे पता है नहीं बता पाओगे, तुम बता के दिखाओ जरा तुम। वेरी गुड। हमेशा जीवन में याद रखना, आज तुमने इतने दबाव में बोला है, ठीक है ना, इसके बाद कभी भी इतने लोगों के बीच में इतना दबाव फील नहीं करोगे। मेरा भी आशीर्वाद है, ठीक है। बैठ जाओ। आज बोलना बड़ी बात है, तब जब मैं आपको बोलने नहीं दे रहा हूं, है ना। तो वाह, तुम लोग भी कुछ बोलोगे नहीं क्या आज? नहीं, आप बता देंगे आप। हाँ, लास्ट। हाँ, बैठ जाओ। फिर लग रहा है अब रो देंगे। अब रोना नहीं तुम, ठीक है। एक, हमने क्या कहा है, प्रेशर को हैंडल, जैसे आप खड़ा होकर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। एक्चुअली बहुत मजबूत है ये बच्चे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हाँ, सुल्ताना जो बैठी हुई है अपने साथ, दूसरा पहला नाम मैं मिस कर गया मैं, है ना, ठीक है। रजिया सुल्ताना तो मुझे याद है, ठीक है ना। तो चूंकि फैक्चुअली ठीक है, हमने देखा कभी क्लास में पता चल जाता है हमें जब बात करते हैं तो हम। पर जब आप एक प्रेशर बिल्ड करते हैं ना, तो वो एक अलग होता है सिचुएशन, उसमें बात करना, ठीक है। जब आप एक अचानक से हमें कुछ बोलना है, सबके सामने हमें बोलना है, हमें पता है कि इसके बारे में ये चीज़ है। अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार है, राजा महेंद्र प्रताप, पीछे यूपी चुनाव में ना बहुत चर्चा में आ गए थे राजा महेंद्र प्रताप। उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बनने की बात हो रही थी अलीगढ़ के आसपास, और बहुत कुछ चल रही थी चर्चा, मतलब। ठीक है, जब चुनाव होता है तो आप जिस राज्य में चुनाव हो, उस राज्य के आप क्रांतिकारी नेताओं के नाम खूब चर्चा में आ जाते हैं, नोटिस करिएगा आप, ठीक है। एक अंतिम मौका किसी बच्ची को ही दिया जाएगा। हाँ, आप बोल लीजिए, ठीक है। इनके बारे में, दिल्ली बम कांड के बारे में बताइए। वेरी गुड। वायसराय हार्डिंग को मारने की कोशिश की थी रासबिहारी बोस ने। बैठ जाइए। वेरी गुड। इसके बारे में, बाघा जतीन के बारे में तो मैंने बता दिया था। और बताओ। नहीं, कुछ नहीं, तुम जिसको चाहो, सैन फ्रांसिस्को बताना चाहो बता सकते हो, अफगानिस्तान बताना चाहो बता सकते हो। अभी तो बताया इन्होंने, फिर बताओ। प्रेशर कहते हैं इसको। सोचो अब इंटरव्यू कैसा होता होगा। तब आते हुए अपनी बात रखनी है केवल वहां पे। 5 लोग बैठे होते हैं, 30-30, 32-32 साल का अनुभव, 150 साल का अनुभव, 23, 24, 25, 26 साल की नन्ही सी जान, आप लोग वहां पे। एक तरफ 150 साल के मुस्कुराता हुआ जैसे पिता तुल्य, दादा तुल्य चेहरा, या दादी तुल्य चेहरा, या जो भी समझ लीजिए आप, ठीक है ना। महिला मेंबर भी होती है वहां पे, आप एकदम लगेगा जैसे बस आपके घर वाले बैठे हुए हैं, आ जाओ तुम। मोस्ट ऑफ द केस में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में। कभी कभी आपको लगेगा अच्छा व्यवहार नहीं करें, तो वो सब इंटरव्यू का पार्ट होता है। उनको व्यक्तिगत तौर पे कुछ भी लेना देना नहीं होता है आपसे, बस वो आप कैसे अपने आप को वहां रखते हैं वो सब ऑब्जर्व करते हैं सिचुएशन में, कि कितना मजबूत अधिकारी होगा, नहीं होगा। आप देखते हैं ना अधिकारियों पे कितना प्रेशर होता है, पटना में भी देख रहे हैं ना अभी आप, पटना के डीएम पे कितना प्रेशर है अभी, आए दिन वहां आंदोलन धरना। तो जो कितना प्रेशर में काम, इतना प्रेशर में तो कई बार यूपी से निकाल ले आदमी, कई बार निकाल ले, मतलब यहां से कई गुना ज्यादा प्रेशर फील्ड में हैंडल करना पड़ता है। छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है आंदोलन में, तो बार बार कुछ अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं आंदोलनकारी जो हैं, आप सब ध्यान रखिएगा, समय एक सा नहीं होता। सोचो कितने प्रेशर में वो भी देख रहे हैं कि चीजें बदल रही हैं, मतलब
कोर्ट का डिसीजन भी हो सकता है अगेंस्ट में आ जाए। तो दीज आर द थिंग्स। तो प्रेशर, पब्लिक लाइफ में प्रेशर हैंडल करना, तो प्रारंभिक परीक्षा में जब आप देने जाओगे एग्जाम तो इतना दबाव होता है वहां पे। इसलिए हम कहते हैं शुरू से तैयारी को इतनी मजबूती से करो, किसी भी दिन को आप जानबूझ के ऐसे मत जाने दो, खराब मत करो। एक एक दिन को ठीक से आप आकलन करो, रोज सोने के वक्त, सुबह उठने के वक्त, हाँ आज का समय अच्छे से निकाला हमने, हल्के फुल्के अंदाज में जीवन नहीं जीना, ठीक है, उस तरह से मतलब जिसको कहते हैं ना भेड़ बकरी की तरह से जीवन निकाल रहे हैं अपना एकदम। रोज प्लान्ड वे में पढ़ो, सो ठीक है, याद रखना नहीं रखना समझो इस बात को, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा के एग्जाम में हर क्वेश्चन में निर्णय लेना होता है कि हम इसको हिट करें या ना करें, सही है या नहीं है। 100 क्वेश्चन में 20-25 सवाल ही ऐसे होंगे जहां आप एकदम डैम श्योर होगा कि हाँ मैं ठीक हूं। 30 भी हो सकते हैं, 27, 28, 30 भी। उसके बाद तो एक एक क्वेश्चन में हर जगह कम से कम 2 राहें तो आ ही जाते हैं। 70-80 बार डिसाइड करोगे आप, 3-3, 4-4 बार मैं करूं ना करूं, 300-400 बार निर्णय 1.5 घंटे के अंदर लेने पड़ जाते हैं वहां। यदि शुरू से हम अपनी एक्यूरेसी बना के चले ना कुछ चीजों पे, हम यहां पे रिटेन करने की एबिलिटी का बड़ा रोल है। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे पीटी में आपसे आराम से, जिस लेवल पे तैयारी हो रही है तो समस्या नहीं आएगी, उसका भी बड़ा रोल है। बट दोनों को मिला करके आपके अच्छे स्कोर होंगे। और बात हिस्ट्री की तो नहीं है ना, रिटेन करने का मतलब मैं कह रहा हूं कल आप पॉलिटी पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, इकोनॉमी, हर जगह चीजों को रिटेन करना है आपको। कोई भी दिन आप हल्के में मत, मैं कहता हूं ना 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, वो भी पढ़ो मन से, सॉलिड तरीके से पढ़ो एकदम। उस समय ना पूरा झोंक दो अपने आप को कि हाँ अच्छे से ये काम करके उठूंगा मैं, ठीक है। और तब तक एक दिन एकदम मोबाइल वोबाइल सब बंद, सब कुछ बंद एकदम, एवरीथिंग। चाहे 4 घंटे लग जाए, चाहे आधा घंटा में हो जाए, आपका वो काम अच्छे से करिए आप उसको। कभी कभी तो सोच के बैठिए कि आज उठना ही नहीं, केवल पढ़ना है, दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें उठना है। जब तक नेचर कॉल नहीं आए उठना ही नहीं है, या तो भूख लग जाए या नेचर कॉल है, उठना ही नहीं है। देखते हैं हम कितना हम पढ़ सकते हैं आपको। और ये वाली आदत पड़ती चली जाए तो और अच्छी बात है। इस एग्जाम में, इस एग्जाम में सिटिंग कैपेसिटी का बहुत रोल है। हम बैठेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक। तो और थोड़ा ऑब्जर्व करिए कि पूरे दिन में किस तरह की फालतू की बातों में हमारा ध्यान जाता है। आराम से खुद से बात करने में क्या जाता है, फोन पे या क्लास आते जाते वक्त, या हम जहाँ रह रहे हैं, ठीक है, या जो नए पुराने दोस्त हैं, कितना फालतू के बातों में हमारा टाइम। 1-2 दिन ये भी ऑब्जर्व करिए, कभी देख लीजिए आप। घर परिवार की समस्याओं में भाई आपके बिना सॉल्व नहीं होता तो ठीक है, और आपके बिना सॉल्व होता है तो थोड़ा दिमाग बुद्धि लगाइए आप, कभी थोड़ा ये सब भी देखिए आप। सुन पा रहे हैं सभी लोग? आप सोचने मात्र से क्लैरिटी आनी शुरू, इसको कहते हैं साक्षी भाव स्पिरिचुअल भाषा में। अपने आप को देखना, क्लैरिटी आनी शुरू होती है। निर्णय में स्पष्टता हो, ठीक है, क्लैरिटी हो, तो आप, हमें टाइम सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाते जाना है हमें। पढ़ाई जैसे हम अभी कहते हैं ना आधा घंटा पढ़ो, मन से 1 घंटा पढ़ो, ये शुरुआती स्टेज है, बट अब आप आगे आ चुके हैं। नहीं है केवल आपको, बस जब लगे नींद आ रही है तो मत कटौती करो, जब लगे हाँ अगर मैं ज़्यादा सो तो सो लो, सोने में नुकसान नहीं होता, हेल्थ अच्छा रहेगा आपका, दिमाग ठीक रहता है उससे, ठीक है। ज़रूरी चीज़ों के अलावा आपको बस केवल पढ़ना है, किसी भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व मत रखिए अपने आप को, ठीक है। जस्ट ऐसे ही हमने कहा एक टेस्ट हो जाए आपका। आई होप जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन्होंने भी कुछ सीखा होगा। तुम बताना, तुम्हारा तो तब से मैं इंतजार कर रहा था मैं, तुम खड़े हो जाओ, मैं हेल्प करूंगा तुम्हें, बताओ। यूनाइटेड इंडिया हाउस का गठन किया गया था। 2 नाम बताए थे हमने उनका, दास एवं
कुमार, वेरी गुड, बैठ जाओ। मैं तुम्हारी तरफ तो तब से सोच रहा तुम क्यों नहीं बोल रहे, तुम्हें बोलना चाहिए, है ना। तुम ही बोलोगे, नहीं तुम तो बोल चुके, तुम्हें मौका मिल चुका है। कोई और मौका लेना चाहे तो ले सकता है, आप बोल लीजिए। हैं, कानूनगो के बारे में बताओ। प्रशिक्षण लिया था, और कहाँ बम प्रशिक्षण केंद्र खोला था इन्होंने? मानिक तल्ला में, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। मानिक तल्ला षड्यंत्र केस भी चला था वहां पे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का नेचर लिख लेंगे 10-12 पॉइंट में, हम लोग लिखें आप। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की विशेषताएं। अब सोचो, पूरी कॉपी की सिनॉप्सिस बनी हुई है, तो 4 बार घर में बैठ के रिवीजन कर लिया, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होता ही कितना है। हम उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं, इसलिए वो हमारे ऊपर हावी होता है। वरना मेरी उम्र अब इतनी तथ्यों को याद रखने की नहीं है, मैं जिस उम्र में हूं, ठीक, फिर भी लिए चल रहा हूं मैं अपने साथ साथ, केवल आपको बताने के लिए। आप में तो ऊर्जा है, आपके सामने गोल है, आपको तो इससे कई गुना अधिक चीजों को डाइजेस्ट करके चलना चाहिए अपने साथ लेकर के, है ना। मेरे पास ऐसा कोई गोल नहीं, मैं तो सपोर्ट सिस्टम लेके भी बता सकता हूं। हर, मैं चाहूं तो इस सबका पीपीटी बना हुआ रहता है, ठीक है। मैं हर क्लास में अपने तरीके से पीपीटी बनाता हूं, क्लास के अंदर ही। क्योंकि जिस दिन मैंने बनाना बंद कर दिया, तो मैं भी फिर थका हारा टाइप का हो जाऊंगा, चलो अब हो गया भाई, लग गया, यहाँ पे फोकस आ रहा है पीपीटी पे। और इसलिए हर बार मेरे ऊपर भी प्रेशर होता है कि मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, किसी तरह की कोई बात होगी तो आपका उससे जुड़ा हुआ होता है भाई पूरा मार्क्स वगैरह, तो हमें भी, ये हमें लगातार पढ़ने के लिए बनाए रखता है। मैं भी कम से कम रिवीजन रीडिंग करता रहता हूँ इसी बहाने, ठीक है। एक ही चीज पढ़ाता हूँ, मैं भी जान रहा हूँ, बट हिस्ट्री अपने आप में बहुत है, उसके 4-4, 5-5 डायमेंशन पढ़ाता हूँ। तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री है, अभी मॉडर्न इंडिया है, अभी शाम में पोस्ट इंडिपेंडेंस की क्लास है फिर मेरी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब नॉट एन ईजी टास्क कि आप तो जाइए और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उस पर बात, और उसके लिए जैसे 3 क्लासेस है, तो मैं भी 5-7 घंटे फिर घर में वर्क करता रहता हूँ, ठीक है। हर क्लास के पीछे करता रहता हूँ वर्क, क्यों? क्योंकि फिर अच्छा लगता है पढ़ने पढ़ाने में आप, क्योंकि एकदम से ठीक है कि हाँ ये ऐसा है, तो आपके सामने तो पूरा गोल पड़ा हुआ है, तो ये आपको बनना है, ठीक है। ये सब तो कोई बड़ी चीज नहीं है, और ये भी हमने बताया तथ्य में हमें थोड़ा सा और एक्सेल करना होगा जब प्रैक्टिस करेंगे हम। ये मजबूत बेस है आपका, इसमें 5-10% और इजाफा होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो। जैसे मान लो कभी किसी प्रैक्टिस कर रहे हो, आ गया कि वैंकूवर में जो जहाज गया था कामागाटा मारू, ठीक है, उस जहाज को जाने तो नहीं दिया गया, उतरने नहीं दिया गया, बट उस जहाज की रक्षा के लिए एक तट समिति बनाई गई थी। तट समिति के कौन कौन, ऐसा सवाल नहीं आएगा, मैं फर्स्ट केस में कह रहा हूं। मान लो किसी प्रैक्टिस पेपर में किसी कोचिंग वाले ने पूछ लिया, हमने क्या कहा, अच्छा ठीक है यहां तक तो पता था, आगे नहीं पता है, जान लेते हैं ना इसमें क्या था, क्योंकि ऑलरेडी आपका बेस बना हुआ था, तभी उस बात को भी आपने जान लिया। बलवंत सिंह, हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक, ये तीनों नाम था उसका। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपका जब ये बेस मजबूत होगा, तो प्रैक्टिस करते करते 5-7% इंफॉर्मेशन पढ़ने की, याद रखने की कला और इंप्रूव होगा आपका। फर्स्ट राउंड आपका बेस फाउंडेशन का है, प्रारंभिक परीक्षा का भी मेजर तैयारी यही है आपका, ठीक है। बट जब बेस ही मजबूत नहीं होगा, तो फिर आप कैसे उसको ऐड ऑन करेंगे आप? इसलिए भी आपको क्लास के साथ साथ कंप्लीट करते चलना है, आपको फिनिश करते चलना है उसको क्लास के साथ साथ। ऑब्जेक्टिव के लिए कोई बैकलॉग नहीं बनाना है आपको, सब्जेक्टिव प्रोसेस है, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस नहीं है। ऑब्जेक्टिव में एग्रेसिव रहना है, समझ में आ रही बात? सब्जेक्टिव टाइम लेता है थोड़ा सा, एक बार सब्जेक्टिव की आदत लग जाएगी ना, टेस्ट आ जाएगा, तो उसमें भी कुछ नहीं है, बस वो आदत बनने की बात होती है। हाउ टू प्रेजेंट, ठीक, कैसे प्रेजेंट करें हम, है ना। बट ऑब्जेक्टिव में तो इंफॉर्मेशन है, पढ़ा उसको, डाइजेस्ट किया,
इस हिस्सा में लिखें आप, इसमें वही 10-12 पॉइंट कॉमन जो पॉइंट है। पहला पॉइंट लिखें आप कि क्रांतिकारियों का लक्ष्य था अंग्रेजों को भारत से निकालना, भारत की स्वतंत्रता, कमा गदर आंदोलनकारी गणतंत्र की स्थापना की भी बात करते थे। गणतंत्र की स्थापना की भी बात करते थे। अगला पॉइंट लिखें, क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसार अखिल भारतीय स्तर पर मुख्यतः शहरों में जैसे, अब शहरों का नाम आप लिख दीजिएगा जहां जहां गतिविधियां हमने बताई है आपको। ठीक है, तो प्रसार की तो बात करेंगे फ्यूचर में हम, यहां यहां प्रसार था इनका। अगला पॉइंट लिखें, न केवल भारत में बल्कि एशिया, यूरोप एवं उत्तर अमेरिका के अलग अलग देशों में भी भारतीय क्रांतिकारी सक्रिय थे। जैसे, फिर उदाहरण आपको दे देना है, बोर्ड पे भरे पड़े हैं उदाहरण, है ना। अब इस पॉइंट को जैसे चाहे प्रेजेंट करिएगा, बस मेरा तो काम है स्ट्रक्चर रख देना कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषताएं क्या थी पहले चरण में, तो ये सारी विशेषताएं थी। इसी में लिखें आप, अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारियों से संपर्क सहयोग, क्रांतिकारियों से संपर्क सहयोग लिख लें आप। जैसे एग्जाम्पल में कानूनगो का एग्जाम्पल है, पीबी बापट का एग्जाम्पल है, स्टुटगार्ट। ठीक है, कानूनगो पेरिस में गए थे, पीएम वापट गए थे। हाँ, तो हमने बताया था बम मैनुअल वाली बात है ना, वो भी पेरिस गए थे। स्टुटगार्ट में मैडम विका जी कामा गई थी, है ना। अगला पॉइंट लिखें कि ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रों से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास, जैसे जर्मनी, ठीक है, सहयोग प्राप्त करने। अब देखो, केवल हम प्रसार के एंगल से देखें तो 4-5 कितनी बड़ी बातें दिखाई पड़ रही हैं। अब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन इस कदर अपने दायरे को बढ़ा रहा है, ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रों से संपर्क, अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारियों से संपर्क, दुनिया के अलग अलग महादेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां, भारत के अलग अलग शहरों में क्रांतिकारी
जब ऐसे इस चश्मे से देखेंगे तब आपको लगेगा अच्छा इस लेवल पे प्रयास चल रहे हैं, इस लेवल का कंट्रीब्यूशन है इनका। अगला पॉइंट लिखें, क्रांतिकारी गतिविधियों में मुख्यतः शहरी पृष्ठभूमि के शिक्षित युवाओं की भूमिका थी। शहरी पृष्ठभूमि के शिक्षित युवाओं की भूमिका थी। हालांकि गदर आंदोलन में अकुशल श्रमिकों की भी भूमिका दिखी। अकुशल श्रमिकों की भी भूमिका दिखी। अगला पॉइंट लिखें, क्रांतिकारी गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका अप्रत्यक्ष थी। महिलाओं की भूमिका अप्रत्यक्ष थी। और इस चरण में जनता की संवेदना तो दिखाई पड़ती है, संवेदना तो दिखाई पड़ती है लेकिन जन समर्थन दिखाई नहीं पड़ता है। जन समर्थन दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक, संवेदना दिखाई पड़ती है लेकिन ये क्या हो गया, सामाजिक आधार की बात होगी। महिलाओं की अप्रत्यक्ष भूमिका का मतलब हथियार पहुंचाना, खबर पहुंचाना, किसी क्रांतिकारी को छिपाना, मैडम भिकाजी कामा या एक दो और ऐसे क्रांतिकारी अपवाद हैं। अप्रत्यक्ष भूमिका। अगले चरण में प्रत्यक्ष भूमिका होगी, डायरेक्ट टारगेट को हिट करेंगे। ठीक है, किसी गवर्नर को, किसी पुलिस अधिकारी को, कई ऐसी घटनाएं होंगी जब सीधे सीधे, बंगाल में तो बहुत ज़्यादा होंगी घटनाएं इस तरह के सेकंड फेज में, है ना। तो फर्स्ट फेज में ऐसे क्या होता है, दूसरे फेज में जब आएंगे तो चरित्र क्या क्या बदलाव आ रहा है इस, ऐसे देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, क्रांतिकारियों का प्रयास संगठित था। अर्थात एक निश्चित लक्ष्य एवं कार्यक्रम को लेकर संस्थागत तरीके से प्रयास, जैसे कोई भी अभिनव भारत अनुशीलन समिति, मित्र मेला, हिंद एसोसिएशन और भी भारत माता सोसाइटी, भारत स्वशासन समिति, सबका लक्ष्य कार्यक्रम क्लियर कि मुझे क्या करना है, संगठित हैं ये। ब्रैकेट में लिख लें आप, संगठित लेकिन गुप्त तरीके से संचालित। ठीक, ये सरकार से छिप करके काम करेंगे ना, सरकार को चुनौती दे रहे हैं ये लोग। अगला पॉइंट लिखें आप,
नेक्स्ट लिखें आप, लिखें क्रांतिकारियों ने हिंसात्मक तरीके से सरकार को चुनौती दी। सरकार को चुनौती दी। लिखें आप, जैसे जैसे अधिकारियों की हत्या, सरकारी खजाने को लूटना, इत्यादि। ये हिंसात्मक आंदोलन था, ये संगठित आंदोलन था क्रांतिकारी जो था। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, कांग्रेस ने हिंसात्मक गतिविधियों को समर्थन नहीं दिया। समर्थन नहीं दिया, लेकिन अधिकांशतः क्रांतिकारियों के आदर्श अधिकांशतः क्रांतिकारियों के आदर्श लाल बाल पाल अरविंद घोष जैसे नेता थे। ठीक है, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब का जो लास्ट पॉइंट होगा महत्व, वो हम लोग कल बात कर लेंगे, कल की क्लास में। तो कल महत्व पे बात करने के बाद हम लोग फिर, हमने बताया था इसके बाद होम रूल आंदोलन, कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट, लखनऊ सम्मेलन, ये सब करते हुए गांधी जी की तरफ हम लोग प्रवेश करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर हम लोग कल। मजबूती से रिवीजन करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। कल परसों कभी भी फिर छोटा मोटा टेस्ट ऐसे ही हो जाएगा आपका। किसी वीक में एक टेस्ट ऐसा और होगा, राष्ट्रीय आंदोलन पे केवल मौखिक।